हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक त्रिपाठी बायोलॉजी। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का, और अब हम लोग पहुंच चुके हैं एक बिल्कुल नए सेगमेंट पे जो कि है जेनेटिक कोड्स। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को एमआरएनए के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। पक्का ना? मतलब डीएनए जो है खुद न्यूक्लियस को पार करके साइटोप्लाज्म में नहीं जा सकता, और साइटोप्लाज्म में जाकर अपनी मर्जी से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करवा सकता। कौन नहीं करवा सकता? डीएनए। तो डीएनए अगर न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा पाएगा तो डीएनए की इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के बाहर लेके कौन जाएगा? देन आंसर इज डीएनए की इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस के बाहर लेके जाने का जिम्मा उठाया है एमआरएनए ने। इसलिए डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है एमआरएनए के ऊपर, और फिर एमआरएनए जाता है डीएनए की इंफॉर्मेशन को लेके साइटोप्लाज्म में फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमें अगर प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है या डीएनए को अगर प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है तो उसको मदद लगेगी एमआरएनए की। तो जब कभी भी डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को एमआरएनए पे ट्रांसफर करेगा, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, जो हमने पढ़ लिया है। पर एक बात बताइए, क्या ट्रांसक्रिप्शन जो है इस प्रोसेस के दौरान एमआरएनए जब बना था तो एमआरएनए के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी? आंसर इज यस। एमआरएनए पे जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी उसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड। तो याद रखिए, डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए पे ट्रांसफर करता है एंड दैट ट्रांसफर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखिए, अगर मैं बोलूं डीएनए जो है, डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है उसको मैंने नाम दिया कोड। क्या नाम दिया? कोड, या फिर मैंने नाम दिया कोडोजिन। कोडोजिन। तो डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसको नाम देते थे कोड, या फिर नाम देंगे कोडोजन। अब डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा एमआरएनए के पास। किसके पास ट्रांसफर कर देगा? एमआरएनए के पास। एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन जाएगी उस इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे कोडॉन या फिर जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड। तो डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं कोड, और जो आरएनए के पास इंफॉर्मेशन जाती है उसे बोलते हैं कोडॉन या फिर जेनेटिक कोड। एमआरएनए अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है टीआरएनए के पास, ट्रांसफर आरएनए के पास, और जो इंफॉर्मेशन एमआरएनए से टीआरएनए पर जाएगी उस इंफॉर्मेशन को बोलेंगे एंटीकोडॉन। क्या बोलेंगे? एंटीकोडॉन, है ना? एक चीज नोटिस करिए, नीचे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है एमआरएनए का। इस एमआरएनए में 3' एंड है, 5' एंड है। हर एमआरएनए की शुरुआत करेंगे 5' से और एंड करेंगे 3' पर। पक्का? नोटिस करिए, इस एमआरएनए के ऊपर हमने काउंटिंग लिख रखी है। ये काउंटिंग हमें बताना चाहती है कि यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दी है। ये जो पहले 3 नाइट्रोजनस बेस की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है इसको बोलेंगे फर्स्ट कोडॉन। सेकेंड 3 नाइट्रोजनस बेस देखिए, यूएसी। ये जो 3 नाइट्रोजनस बेस आपको यहां दिख रहे हैं, इन 3 नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस को भी मैं बोलूंगा एक कोडॉन। वैसे ही यहां लिखा है जीयूए, ये भी 3 नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस है, इसको भी हम बोलेंगे कोडॉन। वैसे ही सीजीयू जो है इट इज ऑल्सो अ कोडॉन, एसीजी इज ऑल्सो अ कोडॉन, यूएसी इज अ कोडॉन, जीयूए क्या है? कोडॉन, सीजीयू क्या है? कोडॉन, और लास्ट में यूएए इज ऑल्सो अ कोडॉन। मतलब एमआरएनए के ऊपर जो भी लिखा हुआ है ये 3 नाइट्रोजनस बेस के हर एक सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे कोडॉन। ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के कोड से मिली है। डीएनए के कौन से पार्ट से मिली है? कोड से। तो डीएनए पे जो नाइट्रोजनस बेस थे उनकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी को बोलते हैं कोडॉन, और कोडॉन की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी को बोलते हैं एंटीकोडॉन। डन? इस पार्ट को हटाता हूं और थोड़ा यहां पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं एमआरएनए के स्ट्रक्चर पे। चलिए देखिए जल्दी से, यहां जो एमआरएनए हमारे पास में बना हुआ है, इस एमआरएनए के स्ट्रक्चर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक एक करके हर पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पे एक कोडॉन लिखा हुआ है AUG। दिस कोडॉन इज कॉल्ड एज इनिशिएशन कोडॉन। इसको बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन आपको याद रखना है। इनिशिएशन कोडॉन को इनिशिएशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस हमेशा इस कोडॉन को देखकर ही शुरू होगी। मतलब जो फर्स्ट कोडॉन AUG है, इस कोडॉन की प्रेजेंस की वजह से ही
प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो सकता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा कौन? राइबोसोम करेंगे। हेल्प कौन करेगा? टीआरएनए करेगा। पर प्रोटीन कौन सी बननी है, इस इंफॉर्मेशन को कौन रखता है? एमआरएनए रखता है। एमआरएनए की जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन। पर राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए हमेशा सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले एमआरएनए के ऊपर लिखा होना चाहिए एयूजी। जिस एमआरएनए के ऊपर एयूजी या फिर जीयूजी नहीं लिखा होता, उस एमआरएनए से प्रोटीन बनना पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिए, प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए के पास एयूजी कोडॉन होना जरूरी है, एंड दिस कोडॉन इज कॉल्ड एज इनिशिएशन कोडॉन। मैं लिख देता हूं, ये क्या करेगा? ये कोडॉन करेगा, यहां लिख देते हैं, कोड फॉर फर्स्ट अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। तो किसी भी प्रोटीन में पहला अमाइनो एसिड जो है वो इस कोडॉन की वजह से बनता है। आपको याद रखना है, दिस कोडॉन इज कॉल्ड एज इनिशिएशन कोडॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज नोटिस करिए, यहां पर और भी बहुत सारे कोडॉन्स लिखे हुए हैं। जो सबसे पहला था उसको अगर आप इनिशिएशन बोलेंगे, तो जो सबसे लास्ट में लिखा है इसको हम लोग बोलने लगेंगे टर्मिनेशन कोडॉन। बिल्कुल सही, दिस इज टर्मिनेशन कोडॉन। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को शुरू करने के लिए अगर आपको इनिशिएशन कोडॉन लगता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस को एंड करने के लिए टर्मिनेशन कोडॉन लगता है। याद रखिए, टर्मिनेशन कोडॉन सिर्फ यूएए नहीं है, यूएए के अलावा और भी टर्मिनेशन कोडॉन्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन? यूएए के अलावा आपको मिल सकता है यूएजी, या फिर आप लिख सकते हैं यूजीए। याद रखिए, टर्मिनेशन कोडॉन जो है 3 हो सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला यूएए, ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका एक नाम भी है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है, यूएए इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओकर। ओकर बोलते हैं इसको, ठीक है। सेकंड कौन सा है? यूएजी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अंबर। अंबर जो मन करे। तो फर्स्ट इज ओकर, दिस वन इज एम्बर, लास्ट वन इज कॉल्ड एज ओपल। ठीक है ना। इसको याद करने के लिए आपके पास एक तरीका है, याद रखिए, हम सिर्फ यू आप में कॉमन देखा होगा। देखो, यूएए, यूएजी और यूजीए में कॉमन क्या है? यू कॉमन है। नोटिस करो, यहां पे फर्स्ट यू है, यहां भी फर्स्ट यू है, यहां भी फर्स्ट यू है। आप यू को हटा दो। अब नोटिस करो, आज गाना गाएंगे, जीए मतलब गाना, तो ए मतलब आज, एजी मतलब आज, जीए मतलब गाना। कौन सा गाना गाना है? ओकर अंबर ओपल। आज गाना गाएंगे, ओकर अंबर ओपल। आज गाना गाएंगे, ओकर अंबर ओपल। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, आज गाना, ओकर अंबर ओपल। आज गाना, ओकर अंबर ओपल। इस तरीके से आपको ये याद रखना पड़ेंगे। इन कोडॉन्स की खासियत क्या है? ये कोडॉन प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकते हैं। अगर ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकते हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेशन कोडॉन बोलेंगे, या फिर इनका एक और नाम होता है स्टॉप कोडॉन। क्या बोलते हैं इनको? स्टॉप कोडॉन। याद रखिए, स्टॉप कोडॉन के अलावा इनको नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉनसेंस कोडॉन। क्योंकि इन कोडॉन के बदले कोई भी टीआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए नहीं आता। जब कभी भी टीआरएनए आएगा और इन कोडॉन्स को रीड करेगा, यहां पर लिखा हुआ लास्ट में, तो इन कोडॉन को रीड करते ही टीआरएनए जाएगा तो जरूर, पर वापस कभी भी नहीं आएगा। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पर रुक जाएगी। तो इसलिए इनको बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन, या फिर स्टॉप कोडॉन, या फिर नॉनसेंस कोडॉन। क्या हमारे एमआरएनए में सिर्फ इनिशिएशन और टर्मिनेशन ही होगा? एलोंगेशन नहीं होगा? होगा। याद रखिए, बीच वाले जितने भी कोडॉन्स आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, कोडॉन नंबर 2 से लेके कोडॉन नंबर 8 तक, ये सारे के सारे कोडॉन डिसाइड करते हैं लेंथ ऑफ प्रोटीन को। हर कोडॉन का मतलब होता है एक अमाइनो एसिड। क्या ये कोडॉन एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है? यस। क्या ये कोडॉन से भी एक अमाइनो एसिड मिलेगा? यस। क्या इससे भी एक अमाइनो एसिड मिलेगा? यस। तो जितने भी कोडॉन यहां पे लिखे हैं, हर कोई एक अमाइनो एसिड बनाएगा एक्सेप्ट फॉर लास्ट वन। क्यों? क्योंकि इट इज टर्मिनेशन कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन है। अब देखिए, जितने कोडॉन मैंने रेड कलर से मार्क किए हैं, ये सारे कोडॉन क्या डिसाइड करते हैं? मैं लिख देता हूं, दीज कोडॉन्स
these codons decide length of protein. These codons decide length of protein chain. तो भैया प्रोटीन चेन की लेंथ कितनी होगी ये डिसाइड करने वाले कोडॉन्स यहां बीच में आपको देखने को मिलते हैं, ये डिसाइड करेंगे लेंथ। आगे एक और चीज देखिए, जहां पर हमने 5' एंड लिखा है यहां पे कुछ नाइट्रोजनस बेसेस मिलते हैं और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन। क्या बोलते हैं इसको हम? नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट, या फिर एनसीईआरटी के हिसाब से इसको बोलते हैं यूटीआर, मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन फर्स्ट। मतलब ये वो रीजन है जिस रीजन का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती। एक और चीज, लास्ट वाला ये जो 3' हमने लिखा है इस रीजन को हम लोग बोलते हैं यूटीआर सेकेंड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन सेकेंड। ये वो वाला पार्ट है जो पार्ट क्या नहीं करता, ये पार्ट भी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं करता। पक्का? तो फिर इन दोनों का फंक्शन क्या है? ये दोनों चीजें राइबोसोम को एमआरएनए के साथ अटैच करती हैं, राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट और एमआरएनए को आपस में जोड़ती हैं ये वाली साइट्स। पक्का ना? तो अनट्रांसलेटेड रीजन्स जो हैं वो 3' और 5' के एंड के पास में प्रेजेंट होंगे। जो एमआरएनए में सबसे पहला कोडॉन होगा उसे बोलेंगे इनिशिएशन कोडॉन, ये ट्रांसलेशन को शुरू कराएगा, और जो एमआरएनए का लास्ट कोडॉन होगा इसे बोलेंगे टर्मिनेशन, स्टॉप या फिर नॉनसेंस कोडॉन। और ये कोडॉन प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस या फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस को क्या करेगा? स्टॉप कर देगा। पक्का? तो ये एमआरएनए का एक बेसिक सा हमने डिस्क्रिप्शन ले लिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब 4 साइंटिस्ट यहां पे लिखे हुए हैं। कितने साइंटिस्ट है टोटल? 4। इन 4 साइंटिस्ट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हमको गेन करनी है। ये चारों साइंटिस्ट का फोटो जो आप देख रहे हैं ये सब एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला नाम देखिए, यहां लिखा है जॉर्ज गैमो। शुरुआत कहां से कर रहे हैं? जॉर्ज गैमो से। जॉर्ज गैमो सजेस्टेड दैट फॉर कोडिंग 20 अमाइनो एसिड्स द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। याद रखिए हर जेनेटिक कोड जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड को मिला के बनाया है। एग्जाम्पल के तौर पे ए यू जी, 3 नाइट्रोजनस बेस को मिलाओगे तब एक कोड बनेगा, और हर कोड जो है वो कितने अमाइनो एसिड के लिए होता है? फॉर 1 अमाइनो एसिड। 1 कोडॉन इज फॉर 1 अमाइनो एसिड। तो एक कोडॉन से कितने अमाइनो एसिड बनने हैं? एक अमाइनो एसिड तो कम से कम बनना ही है। तो हर कोडॉन एक अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करता है। कभी भी एक कोडॉन एक से ज्यादा अमाइनो एसिड का सिंथेसिस नहीं करवाता। आपको याद रखना है हमारे पास टोटल अमाइनो एसिड 20 हैं। ये 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी मदद से हम मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स बना सकते हैं। तो हमारी बॉडी में मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स जो हैं उनको बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है। कौन से 20 अमाइनो एसिड हैं वो आगे हम आपको दिखा देंगे। अब वो 20 अमाइनो एसिड को बनाने के लिए हमें कितने कोडॉन की रिक्वायरमेंट होगी? याद रखिए टोटल नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं। तो हमारे पास टोटल नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात करने जाएं तो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास में एमआरएनए पे है। एमआरएनए के केस में हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सबसे पहले तो एडेनिन की जगह मिलेगा यूरेसिल, ठीक है। उसके बाद मिलेगा हमको थायमिन, उसके बाद हमको मिलेगा, रुक जाइए, थायमिन नहीं, थायमिन की जगह मिलेगा यूरेसिल, उसके अलावा मिलेगा एडेनिन, उसके अलावा मिलेगा साइटोसिन और लास्ट में मिलेगा ग्वानिन। ये 4 बेस तो हमको मिलने ही है। पक्का? तो हमको यूसीएजी 4 बेसिस हमको देखने को मिलने ही है एमआरएनए की कंडीशन में। अब इन 4 बेसिस में से हम कितने का कोडॉन बनाएं कि हमें 20 अमाइनो एसिड्स कॉपी हम कोड कर पाए? नोटिस करिए मेरे पास यहां पे 4 हैं टोटल बेसिस। अगर मैं 2 बेसिस का अमाइनो एसिड बनाने चला, मतलब कि 2 बेस का सेट को मैं अगर कोडॉन बोलने चला तो क्या कितने कोडॉन बन सकते हैं? मैक्सिमम 4 × 4, मतलब 16 तो मैं बना सकता हूं, 16 बना सकता हूं, है ना। पर अगर मैंने बोला कि मैं मानता हूं कि हर एक नाइट्रोजनस बेस को मैं कोडॉन मान के चलूं तो मेरे पास में टोटल 4 ही कोडॉन बन पाएंगे, है ना। पर अगर मैं 3 नाइट्रोजनस बेस को मिलाकर एक कोडॉन मान के चलूं तो मेरे पास में 4 × 4 × 4 मतलब टोटल 64 कोडॉन बन सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, मुझे टोटल अमाइनो एसिड कितने बनाने हैं? टोटल अमाइनो एसिड कितने बनाने हैं? देखो भाई, टोटल अमाइनो एसिड हमको बनाने हैं 20, है ना। अगर जेनेटिक कोड सिर्फ एक ही बेस से बनेगा
तो मैक्सिमम कोडॉन्स बन पाएंगे 4, और 4 कोडॉन से 20 अमाइनो एसिड बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास एक कोडॉन होता है तब मैं बना पाता हूं 1 अमाइनो एसिड। तो मेरे को 20 अमाइनो एसिड बनाने हैं, 20 अमाइनो एसिड बनाने हैं, तो कम से कम 20 कोडॉन तो लगेंगे। तो मैं 20 कोडॉन बनाना मेरे को मिनिमम चाहिए। आप नोटिस करो, अगर एक बेस से एक कोडॉन बनेगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 कोडॉन्स बन पाएंगे, मतलब 4 अमाइनो एसिड कोड हो पाएंगे। मुझे कोड करने हैं 20। अगर मैं बोलूं दो नाइट्रोजनस बेस को मिला के, अगर मैं बोलूं 2 नाइट्रोजनस बेस को मिला के एक कोडॉन बनता है, तो अभी मेरे पास टोटल 16 कोडॉन्स बन पाएंगे, जबकि अमाइनो एसिड कितने बनाने हैं? 20। तो मतलब कोडॉन कम है, अमाइनो एसिड ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 3 नाइट्रोजनस बेस को मिला के एक कोडॉन बनाता हूं, तो मेरे पास टोटल 64 कोडॉन्स बन जाएंगे। अब 64 कोडॉन्स है मेरे पास और 20 मेरे पास अमाइनो एसिड है, तो क्या मैं 64 कोडॉन्स की मदद से 20 अमाइनो एसिड बना सकता हूं? आंसर इज यस। इसीलिए जॉर्ज गैमो ने बताया कि टोटल 64 कोडॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स। फिर से बोल रहा हूं, जॉर्ज गैमो ने बोला that 64 codons are responsible for the formation of 20 amino acids। पक्का? तो टोटल कोडॉन्स कितने होते हैं? 64। पर एक बात देखो, हमने बोला 64 कोडॉन्स हैं, तो हम कितने अमाइनो एसिड बना सकते हैं? 64। पर हमें बनाने कितने हैं? 20। इसका मतलब बहुत सारे जेनेटिक कोड ऐसे होंगे जो सेम टाइप के अमाइनो एसिड को बनाते होंगे, हाँ या ना? मतलब मैंने बोला मुझे 64 कोडॉन्स हैं, एक कोडॉन से एक अमाइनो एसिड बन सकता है, तो 64 से 64 अमाइनो एसिड बन सकते हैं, पर मुझे बनाने कितने हैं? 20। तो क्या 64 कोडॉन ज्यादा नहीं हो गए? ज्यादा तो हो गए, पर ये जो 64 कोडॉन्स हैं, इनमें से कई सारे कोडॉन ऐसे होंगे जो सेम टाइप के अमाइनो एसिड को बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी AUG और GUG दोनों है ना, बोथ ऑफ देम कोड फॉर सेम टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। दोनों सेम टाइप के अमाइनो एसिड को बनाते हैं, जो कि है मेथियोनिन। हमेशा नहीं, ये सिर्फ तब होगा जब AUG की जगह इनिशिएशन कोडॉन पे कौन आ जाएगा? GUG आ जाएगा। पक्का ना? पर नोटिस करने लायक चीज ये है कि 64 कोडॉन्स 64 अमाइनो एसिड बना सकते हैं, हमें सिर्फ 20 अमाइनो एसिड चाहिए। इससे हमें यह पता चलता है कि 64 कोडॉन्स में से कई सारे कोडॉन्स ऐसे हैं जो सेम टाइप के अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करने वाले हैं। पक्का? पर एक चीज सुनिए, 64 कोडॉन्स जो हैं, इनमें से 3 कोडॉन्स तो नॉनसेंस होते हैं। पीछे पढ़ा था हमने पढ़ा था कि नॉनसेंस कोडॉन वो कोडॉन होता है जो कि आगे प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं चलवा सकता, मतलब उन कोडॉन्स का कोई मतलब ही नहीं है, और जिन कोडॉन का मतलब नहीं है वो कोई भी अमाइनो एसिड का सिंथेसिस नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें बोला गया था नॉनसेंस कोडॉन। कौन कौन से कोडॉन्स थे वो नोटिस करिए। अब मैं लिख देता हूं नॉनसेंस कोडॉन कितने हैं टोटल? 3 हैं। कौन कौन से हैं? UAA, आज, गाना, आगे क्या लगाना है? सिर्फ U लगा देने हैं। ये हमारे पास में 3 कोडॉन्स हैं। ये नॉनसेंस कोडॉन्स कभी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। तो 64 में से ओनली 61 कोडॉन्स कोड्स फॉर अमाइनो एसिड। याद रखिए, 64 कोडॉन्स में से सिर्फ 61 कोडॉन्स ऐसे हैं जो अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और 3 कोडॉन ऐसे हैं जो किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। तो नॉनसेंस कोडॉन कौन सा कोडॉन होता है? डू नॉट कोड फॉर अमाइनो एसिड। दीज कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर अमाइनो एसिड। तो हमारे काम के कोडॉन सिर्फ कितने हैं? 61 हैं। टोटल कोडॉन कितने होते हैं? 64 होते हैं। काम के कितने होते हैं? 61 होते हैं। ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब ये रहे 20 टाइप के अमाइनो एसिड जो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे 20 टाइप के अमाइनो एसिड के नाम लिखे हैं, एक एक करके मैं पढ़ लेता हूं, आपको ये याद करने हैं। सबसे पहले लिखा है एलेनिन। क्या नाम लिखा है? एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन,
हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन। याद रखिए ल्यूसिन लाइसिन सेम नहीं है, अलग अलग है। ल्यूसिन, लाइसिन, मेथ्योनिन। मेथ्योनिन वही वाला है जिसको कोड करता है कौन? AUG। तो AUG कोडॉन जो है इट कोड्स फॉर मेथ्योनिन, है ना। ऐसे ही फिनाइल एलेनिन, प्रोलाइन, सीरीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, वेलाइन, दीज आर ऑल 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। और इन अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए हमारे पास हैं 61 कोडॉन्स। तो 61 कोडॉन्स कैन कोड फॉर दीज 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। तो क्या सिर्फ 61 ही होते हैं कोडॉन्स? नहीं, कोडॉन्स तो 64 हैं, पर उनमें से 3 कोडॉन किसी काम के नहीं है। कोडिंग सिर्फ कौन करेगा? 61 कोडॉन्स कोडिंग करेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़िए। यहां पे हमारे पास में सारे कोड्स, जेनेटिक कोड्स या फिर कोडॉन्स की लिस्ट दी हुई है। कौन सा कोडॉन किस अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ये पूरा लिस्ट यहां पे बनी हुई है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारे पास कोडॉन ज्यादा हैं और अमाइनो एसिड कम है, इसलिए काफी सारे कोडॉन सेम टाइप के अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे। नोटिस भी कर सकते हैं आप, नोटिस करो। UUA कोड्स फॉर ल्यूसिन, UUG also codes for leucine, CUU codes for again leucine, CUC codes for leucine, CUA codes for leucine, CUG codes for leucine। इसका मतलब क्या है? मतलब ल्यूसिन जो है ये एक अमाइनो एसिड है जिसके लिए आपको मल्टीपल कोडॉन्स देखने को मिलेंगे, पक्का। पर याद रखिए हमेशा UUA जो है वो ल्यूसिन के लिए ही कोड करेगा, किसी और अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा। समझ गए? तो क्या अमाइनो एसिड बहुत सारे हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। कितने? 20 टाइप के। क्या 20 टाइप के अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए आपको डिफरेंट जेनेटिक कोड्स मिलेंगे? यस। पर कोई भी एक जेनेटिक कोड सिर्फ एक ही टाइप के अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, दिस इज फिक्स। जैसे कि UUU जो है ये हमेशा फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करेगा, पक्का। वैसे ही UCU हमेशा किसके लिए कोड करेगा? सीरीन के लिए कोड करेगा। पर क्या सीरीन के लिए कोई और भी कोड कर सकता है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि UCC कैन ऑल्सो कोड फॉर सीरीन, पक्का। पर क्या UCU सीरीन के अलावा किसी और के लिए भी कोड करेगा? नहीं, पक्का। एक और चीज याद रखिए, टोटल कोडॉन्स जो आपको यहां दिख रहे हैं 64 हैं। क्या इस चार्ट को बनाना पॉसिबल है, याद करना पॉसिबल है? नहीं, आपको रटना ही नहीं है, आप इस चार्ट को आसानी से बना सकते हैं। नोटिस करिए यहां पे लिखा है U, यहां से आपको लेना है इन कोडॉन्स का फर्स्ट लेटर, ये है फर्स्ट लेटर। यहां से आप लेंगे सेकेंड लेटर, और वहां जो लास्ट में लिखे हैं यहां से आप लेंगे थर्ड लेटर। ये है हमारा थर्ड लेटर्स। नोटिस करिए कैसे। पहला कोड बनाने के लिए मुझे पहला लेटर लेना है यहां से। कौन सा लेटर? U, मैंने ले लिया U। सेकेंड लेटर लेना है ऊपर से, मैंने ले लिया U। और थर्ड लेटर लेना है यहां सीधा ही में लास्ट में, सबसे ऊपर लिखा है U। तो पहला होगा UUU। नेक्स्ट क्या होगा? नोटिस करिए, यहां से लिया U, ऊपर से लिया U, और फिर वहां से लास्ट से लिया C आ गया UUC। यहां से लिया U, ऊपर से लिया U, और साइड से लिया मैंने A, UUA, फिर आया UUG। सीक्वेंस नोटिस करिए, UCAG, UCAG, अगेन UCAG। तो ये सीक्वेंस आपको नोटिस करना है, और कुछ कोडॉन्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे नॉनसेंस कोडॉन। स्टॉप कोडॉन्स कौन कौन से हैं? एक तो ये रहा 1, सेकेंड नोटिस करिए 2, और ये हमारा लास्ट रहा 3। तो हमारे पास में 1 2 3 स्टॉप कोडॉन्स प्रेजेंट है। अब नोटिस करो, सबसे पहले अमाइनो एसिड को कोड करने वाला है AUG। AUG कहां मिलेगा? तो सबसे पहला लेटर A होना चाहिए, फिर होना चाहिए U, और होना चाहिए G। यहां पे यही मिलने वाला है, ये रहा, लिखिए AUG। AUG कोड्स फॉर मैथिनिन, ये आपको याद रखना है। GUG हमेशा कोड करेगा, GUG हमेशा कोड करेगा वेलाइन के लिए। पर अगर ये AUG की जगह mRNA पे लिखा हुआ है, mRNA पे इनिशिएशन कोडॉन पर अगर AUG की जगह GUG लिखा मिल गया, तो GUG फिर से क्या बनाएगा? मैथिनिन ही बनाएगा, वेलाइन नहीं बनाएगा, ये आपको याद रखना है।
तो ये पूरा जो चार्ट है दिस इज कॉल्ड एज चार्ट ऑफ जेनेटिक कोड। यहाँ पे सारे जेनेटिक कोड और सारे 20 अमाइनो एसिड मेंशन किए गए हैं। सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अंदाजा आपको लगा के चलना पड़ेगा। क्या याद रखना ही है? वेलाइन याद रखिए। वेलाइन के लिए कौन सा याद रखना है? जीयूजी। मैथ्योनिन के लिए याद रखना एयूजी। एयूजी, जीयूजी, स्टॉप कोडॉन्स आपको याद रखने ही हैं। डन। अब देखो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं जेनेटिक कोड की, वो डिस्कस करते हैं। लाइन से देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी है जेनेटिक कोड की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कोडॉन इज ट्रिपलेट। याद रखिए, अगर मैं लिखता हूं GUG तो दिस इज अ कोडॉन एंड कोडॉन शुड ऑलवेज बी ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड कैसा होना चाहिए? ट्रिपलेट, मतलब इसमें 3 नाइट्रोजनस बेस होने ही चाहिए। नेक्स्ट, 61 कोडॉन्स कोड्स फॉर अमाइनो एसिड, 3 कोडॉन्स UAA आज गाना गाएंगे। ये जो 3 कोडॉन्स हैं दे विल नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। तो यहां लिखा है डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, दे एक्ट एज स्टॉप कोडॉन। इनको हम स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, या फिर टर्मिनेशन कोडॉन बोलते हैं, या फिर नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं। ये बात हमने अभी की थी। आगे देखिए, AUG हैज डुअल फंक्शन। AUG के 2 काम हैं। यहां लिखा है इट कोड्स फॉर मैथ्योनिन एंड एक्ट एज इनिशिएशन कोडॉन। ये मैथ्योनिन अमाइनो एसिड के लिए कोडिंग भी करता है और इनिशिएशन कोडॉन की तरह काम भी करता है। दोनों बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लिखा है इन यूकैरियोट्स, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यूकैरियोट के केस में मैथ्योनिन मिलेगा और प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरियाज के केस में आपको मिलेगा फॉर्मिल मैथ्योनिन। तो कभी कोई पूछे AUG कोड्स फॉर व्हाट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो आप बोलेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स AUG कोड्स फॉर फॉर्मिल मैथ्योनिन। पक्का? आगे देखिए, यहां लिखा हुआ है एन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मैनी कोडॉन्स। किसी भी अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक कोडॉन है कि बहुत सारे कोडॉन्स हैं? बहुत सारे कोडॉन्स हैं। पक्का? जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे ल्यूसिन लिया था, ल्यूसिन को बनाने के लिए बहुत सारे कोडॉन्स रिस्पॉन्सिबल थे। पक्का ना? हाँ। आगे लिखा है, देखो फिर से सुनो, एन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मैनी कोडॉन्स एक्सेप्ट AUG। AUG जो है इसको कोड करने के लिए आपके पास कितने कोडॉन्स हैं? तो याद रखिए AUG जो है वो मैथ्योनिन को कोड करता है, तो मैथ्योनिन को कोड करने के लिए हमेशा आपको AUG ही मिलने वाला है। तो लिखा है AUG फॉर मैथ्योनिन एंड UGG फॉर ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन को कौन कोड करता है हमेशा? तो ट्रिप्टोफैन की कोड करने के लिए आपको चाहिए UGG। AUG जो है वो मैथ्योनिन के लिए चाहिए और UGG चाहिए ट्रिप्टोफैन के लिए। बाकी सारे अमाइनो एसिड जो हैं, ट्रिप्टोफैन और मैथ्योनिन को छोड़कर बाकी सारे अमाइनो एसिड के लिए मल्टीपल कोडॉन्स प्रेजेंट हैं, पर मैथ्योनिन बनाने के लिए GUG, AUG और UGG जो है वो ट्रिप्टोफैन के लिए फिक्स है। तो ट्रिप्टोफैन बनाना है तो आपको सिर्फ कौन सा कोडॉन चाहिए? UGG कोडॉन ही चाहिए, और कोई कोडॉन काम नहीं करेगा। आगे देखो जल्दी से, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां लिखा है सच कोडॉन्स आर कॉल्ड एज डीजनरेट कोडॉन्स। ऐसे कोडॉन्स को क्या बोलते हैं? डीजनरेट कोडॉन्स। मतलब कभी भी किसी कोडॉन को बनाने के लिए अगर जेनेटिक कोड फिक्स है तो इस कंडीशन को बोलते हैं डीजनरेट कोडॉन्स। क्या बोलते हैं इसको? डीजनरेट कोडॉन्स। तो क्या एक कोडॉन जिस अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, क्या वो हमेशा उसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा? जी हां। क्या AUG हमेशा मैथ्योनिन के लिए ही कोड करेगा? आंसर इज यस। इसलिए कोड्स को बोलते हैं डीजनरेट। क्या बोलते हैं? कोड्स आर डीजनरेट। आगे देखिए, कुछ और कैरेक्टर्स लिखे हैं। नो पंचुएशंस। कभी भी किसी भी जेनेटिक कोड को लिखने के बाद AUG लिखा है तो यहां कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, यहां फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी टाइप का पंचुएशन, किसी भी तरीके का हाइफन, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। कोई पंचुएशन जेनेटिक कोड के बीच में नहीं होना चाहिए। मजे की बात, EYQ में एक क्वेश्चन मिलेगा जहां पे उन्होंने यहां पे फुल स्टॉप लगा दिए थे। तो फुल स्टॉप या फिर कॉमा नहीं होना चाहिए जेनेटिक कोड्स के केस में, क्योंकि ये दिस इज जेनेटिक कोड्स आर कॉमा लेस। याद रखिएगा। आगे लिखा है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों बोलते हो? अगर मैं पूछूं कि AUG जो है इट कोड्स फॉर मैथ्योनिन अमाइनो एसिड, किसके केस में? बैक्टीरिया के केस में कि इंसान के केस में? आप कहेंगे दोनों के केस में। क्यों? बिकॉज जेनेटिक कोड जो है वो हर ऑर्गेनिज्म के केस में सेम कोडिंग करेगा। तो अगर AUG मेरे पास है, बैक्टीरिया के पास में है, कुत्ते के पास में, बिल्ली के पास में, सांप के पास में, सबके पास में है,
तो AUG हमेशा क्या बनाएगा, मैथ्योनिन ही बनाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसे प्रोकैरियोट्स के केस में मैथ्योनिन की जगह क्या मिल जाएगा, फॉर्मल मैथ्योनिन। तो ज्यादा चेंज हुआ क्या, नहीं। इसलिए बोलते हैं जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड जो भी कोडिंग करेंगे वो हर ऑर्गेनिज्म के केस में सेम टाइप की कोडिंग होगी। पक्का? आगे देखिए, आगे लिखा है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। एग्जांपल, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन UUU कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन। चाहे बैक्टीरिया में देख लो चाहे इंसान में देख लो, UUU हमेशा क्या ही बनाएगा, फिनाइल एलेनिन ही बनाएगा। आगे लिखा है सम एक्सेप्शंस आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स। माइटोकॉन्ड्रिया में जरूर थोड़े से एक्सेप्शन देखने को आपको मिल सकते हैं, बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखेंगे तो कोडॉन्स जो हैं वो सेम टाइप के अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करेंगे। आगे लिखा है एंड इन सम प्रोटोजोन्स, तो कुछ प्रोटोजोन्स कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सेप्शन मिलेगा, बाकी सबके केस में जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग। मतलब क्या है इसका, अगर मैंने लिख दिया AUG, मैंने लिख दिया GUG, तो नोटिस करिए यहां पे एक बेस दो बेस तो कम से कम सेम हो सकते हैं, पर तीनों बेस सेम कभी भी नहीं हो सकते। तो एक जेनेटिक कोड AUG लिखा हुआ है, टोटल जेनेटिक कोड 64 है, 64 में से एक कोड है AUG, एक कोड है GUG। क्या इन दोनों कोड में सिमिलरिटी है? यस। क्या सिमिलरिटी है? दो बेस की सिमिलरिटी है, फर्स्ट बेस ये, सेकंड बेस ये। इसमें भी फर्स्ट बेस ये, सेकंड बेस ये दोनों बेसेस सिमिलर हैं दोनों कोडॉन्स में। पर नोटिस करो एक बेस डिफरेंट है। ये जो बेस डिफरेंट होता है इस बेस को बोलते हैं वोबल बेस। क्या बोलते हैं? वोबल बेस। आपको याद रखना है ये नाम, वोबल बेस। वोबल बेस कौन सा बेस होता है? कभी भी दो जेनेटिक कोड्स अगर आपको ऑलमोस्ट सेम दिख रहे होंगे तो उसमें एक थर्ड बेस होगा जो कि सेम नहीं होगा। दिस थर्ड डिफरेंट बेस इज कॉल्ड एज वोबल बेस। ये आपको याद रखना है। और इसलिए एक और चीज नोटिस करिए, क्या कभी भी हम दो जेनेटिक कोड्स को ओवरलैप कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें कितनी भी सिमिलरिटी क्यों ना हो, पर कोई ना कोई एक बेस तो डिफरेंट होगा ही, इसलिए एक दूसरे पे इनको ओवरलैप करना पॉसिबल नहीं है। जेनेटिक कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग, मतलब 64 कोडॉन्स में हर एक कोडॉन यूनिक है, पूरी तरह से सेम नहीं हो सकता। आगे देखिए, जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक। जेनेटिक कोड कैसे होते हैं? अनएम्बिगियस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। दैट इज वन कोडॉन स्पेसिफाइज ओनली वन अमाइनो एसिड। मतलब 64 कोडॉन जो है, 64 कोडॉन में अगर GUG लिखा हुआ है या AUG लिखा हुआ है, ये कोडॉन्स जो हैं ये एक ही अमाइनो एसिड बनाएंगे हर बार। तो क्या हमेशा AUG मैथ्योनिन को लिए कोड करेगा? यस। क्या हमेशा UUU जो है वो फिनाइल एनिलीन को कोड करेगा? आंसर इज यस। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि AUG मैथ्योनिन के अलावा वेलाइन कोड के लिए कोड कर जाए? नहीं हो सकता। ऐसे नेचर को बोलते हैं अनएम्बिगियस नेचर और स्पेसिफिक नेचर। पक्का ना? एक और चीज सुन लो, UUU हमेशा फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि UUU जो है वो एलेनिन के लिए कोड कर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जेनेटिक कोड्स हमेशा कैसे हैं? अनएम्बिगियस। तो क्या कोई एक भी एक्सेप्शन नहीं है? यहाँ पे एक्सेप्शन है। यहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पे मिलेगा GUG। कौन मिलेगा आपको? GUG। याद रखिए GUG जो है एक्सेप्शन है। कौन से नेचर का? अनएम्बिगियस नेचर का। क्यों? क्योंकि GUG जो है इट ऑलवेज कोड्स फॉर वेलाइन। कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा? वेलाइन। पर याद रखिएगा एक्सक्यूज मी, GUG विल ऑलवेज कोड फॉर वेलाइन। पर कभी कभी होगा कि GUG जब इनिशिएशन कोडॉन वाले पॉइंट पे होगा, mRNA के सबसे पहले पार्ट पे होगा, जब GUG एक्ट करेगा एज इनिशिएशन कोडॉन, देन इट विल कोड फॉर मैथ्योनिन। ये इसकी मजबूरी हो जाती है। अगर इनिशिएशन कोडॉन की जगह को छोड़ दें तो बाकी हर जगह हमारा GUG क्या बनाएगा? वेलाइन बनवाएगा। पर अगर इनिशिएशन कोडॉन की जगह AUG को हटा के GUG लग गया तो इसकी मजबूरी हो जाती है कि इसको क्या बनाना पड़ेगा? इसको बनाना ही पड़ेगा मैथ्योनिन। समझ गए? तो अनएम्बिगियस नेचर का एक्सेप्शन मिलेगा GUG। ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहां पे नीचे वो सब चीजें लिखी हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। इसी के साथ और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट टाइप ऑफ RNAs।
कौन से आरएनए हैं जो हमें पढ़ने हैं, नोटिस करिए। हमें आरएनए टोटल 3 टाइप के पढ़ने हैं। पहला आरएनए है एमआरएनए, इसका स्ट्रक्चर के साथ हम इसको देख चुके हैं, पक्का। सेकंड हमें पढ़ना है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। याद रखिए राइबोसोमल आरएनए जो है ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है और ये ट्रांसलेशन में भी रोल प्ले करता है। कहां पे मिलेगा? ये राइबोसोम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। राइबोसोमल आरएनए जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। कोई पूछे भैया राइबोसोम काय से बना है, आपको बोलना है इट इज कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो मतलब आरआरएनए, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। तो आपको याद रखना है आरआरएनए और प्रोटीन को मिला दोगे ना तब जाके कौन बनने वाला है? राइबोसोम बनेगा। तो राइबोसोम में क्या मिलेगा? राइबोसोम में आपको मिलेगा आरआरएनए, साथ में मिलेगी प्रोटीन्स। क्या मिलेंगे साथ में? प्रोटीन। दोनों चीजों को मिलाओगे तब बनेगा राइबोसोम, पक्का। तो याद रखिए आरआरएनए जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है और राइबोसोम के स्ट्रक्चर को बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर आरएनए, आल्सो कॉल्ड एज सॉल्युबल आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए या सॉल्युबल आरएनए करवाता है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन करवाने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म में से इकट्ठा करना, दिस इज फंक्शन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का फंक्शन फिर से सुन लीजिए। टीआरएनए क्या करेगा? ये साइटोप्लाज्म में से अमाइनो एसिड को कलेक्ट करके लाएगा जिससे उनको जोड़कर राइबोसोम क्या बना पाए? प्रोटीन बना पाए, पक्का। 3 टाइप के आरएनए हमको डिस्कस करने हैं। अब देखिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं विद स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए में 2 स्ट्रक्चर हैं जो मेजरली हमें पढ़ने हैं, एक 2D स्ट्रक्चर और एक 3D स्ट्रक्चर। याद रखिएगा इसमें जो 2D स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ मॉडल। कौन सा पढ़ना है? क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ना है 2D स्ट्रक्चर, और 3D स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल शेप्ड मॉडल। कौन सा मॉडल है? एल शेप्ड मॉडल। तो क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ना है और एल शेप्ड मॉडल, 2 मॉडल होते हैं। सबसे फेमस वाला है क्लोवर लीफ मॉडल जो आपके सामने बना हुआ है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टी शेप्ड मॉडल, पक्का। एक साइंटिस्ट का नाम अभी आगे आएगा, आ ही गया, फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने बताया था कि एक एडेप्टर मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में जो ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। तो यहां लिखा है फ्रांसिस क्रिक postulated presence of an adapter molecule that can read the code and to link with amino acids। मतलब mRNA के ऊपर जो भी कोड लिखे हुए हैं, mRNA के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उस इंफॉर्मेशन को कोई रीड कर सकता है। कौन रीड कर सकता है? एक मॉलिक्यूल है जिसको बोला गया है एडेप्टर मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल mRNA के ऊपर के कोड्स को रीड करके अमाइनो एसिड कलेक्ट कर सकता है। इस एडेप्टर मॉलिक्यूल को बाद में बोला गया टीआरएनए। क्या नाम दे दिया गया? टीआरएनए। तो टीआरएनए इज अ एडेप्टर मॉलिक्यूल दैट कैन रीड कोडॉन्स प्रेजेंट ऑन एमआरएनए एंड इट कैन आल्सो कलेक्ट अमाइनो एसिड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन बना सकता है, ये बनवा सकता है। कैसे? अमाइनो एसिड को कलेक्ट करके। अब देखो यहां लिखा है इसको टीआरएनए क्यों बोलते हैं। इसका शेप नोटिस करिए, ऐसा टी शेप्ड होता है। ये कैसा होता है? ये टी शेप्ड। तो एमआरएनए कैसा होता है? टी शेप्ड। अब टी शेप्ड स्ट्रक्चर में आपको 4 पॉइंट्स दिखाई देंगे, ये 4 पॉइंट्स, ऐसे ही 4 पॉइंट्स आपको वहां पे दिख रहे हैं, पक्का। तो एमआरएनए का स्ट्रक्चर, सॉरी टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो टी शेप्ड दिखता है, इसलिए हम उसको टीआरएनए बोल देते हैं। साथ ही साथ ट्रांसफर भी करता है। क्या ट्रांसफर करता है? अमाइनो एसिड ट्रांसफर करता है, इसलिए भी टीआरएनए बोल देते हैं, पक्का। अब नोटिस करो टीआरएनए के स्ट्रक्चर में जो आपको आर्म्स दिख रहे हैं, इन हर एक आर्म का कुछ नाम है। क्या क्या नाम है देखते जाइए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऊपर वाले आर्म से। दिस अपर आर्म इज कॉल्ड एज अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। क्या बोलते हैं इसको? अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, या फिर एक और नाम यहां लिखा हुआ है अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड। मतलब कोई भी अमाइनो एसिड अगर बाइंड होगा तो वो इस आर्म पर ही बाइंड होगा। कौन सी आर्म पर? तो आप बोलेंगे अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट पर। एक और चीज नीचे की तरफ, नीचे मिलेगा एंटीकोडॉन आर्म, लिख देता हूं एंटीकोडॉन आर्म। ये वो वाली आर्म है जहां पर कौन बाइंड करता है। तो इस पॉइंट पर बाइंडिंग हो जाती है एंटीकोडॉन्स की।
एंटीकोडॉन्स मतलब, एंटीकोडॉन मतलब हो गया एमआरएनए का ऑपोजिट। नोटिस करो, एमआरएनए के ऊपर कौन मिलते हैं? कोडॉन मिलते हैं। जैसे कि एमआरएनए के ऊपर लिखा है AUG, तो यहां पे अगर AUG लिखा हुआ है तो ये टीआरएनए इस AUG को AUG नहीं पढ़ेगा, ये टीआरएनए इस AUG को उल्टा करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। तो ए का उल्टा क्या होना चाहिए? ए का उल्टा टी होना चाहिए अगर डीएनए है तो, पर आरएनए में होना चाहिए यू का उल्टा होना चाहिए ए, जी का होना चाहिए सी। तो कभी भी टीआरएनए अगर इस AUG को रीड करेगा तो वो लिखेगा क्या? वो AUG नहीं लिखेगा, वो एंटीकोडॉन लिखेगा। एंटीकोडॉन मतलब इसका ऑपोजिट लिखेगा। ऑपोजिट क्या है? UAC। नोटिस करिए, यहां मिलेगा UA और C। क्या मिलना चाहिए यहां पे? UAC। मैं लिख दूं UAC। डन। तो वहां UAC क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो जो UAC है वो AUG का कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है, मतलब एंटीकोडॉन्स हैं। तो एंटीकोडॉन आर्म हमेशा एमआरएनए के ऊपर के कोडॉन्स को रीड करने के लिए होता है। नेक्स्ट, यहां पे मिलेंगे एंजाइम्स। इस वाली आर्म का काम है एंजाइम इकट्ठा करना। तो यहां लिखा है एंजाइम बाइंडिंग लूप। दिस लूप इज ऑल्सो कॉल्ड एज DHU लूप। इसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है, मैं लिख दूं, एंजाइम का नाम है डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप। ये जो लूप है इसमें एंजाइम्स मिलते हैं और ये एंजाइम एक्टिवेशन करते हैं अमाइनो एसिड का, क्योंकि अमाइनो एसिड बिना एक्टिवेट हुए कभी भी प्रोटीन बनवाने नहीं जाते। तो एक्टिवेशन करने के लिए ये आर्म चाहिए। लास्ट आर्म बची है, दिस इज कॉल्ड एज राइबोसोम बाइंडिंग लूप, और वी कैन से T-Cy-C लूप। दिस इज साई, PSI वाला साई है ये T क्या है? T मतलब होता है स्यूडो यूरेसिल। याद रखिए, आरएनए में कभी थाइमिन नहीं होता, आरएनए में कभी थाइमिन नहीं होता, पर आरएनए, इस टीआरएनए के इस आर्म में थाइमिन मिलता है। दिख रहा होगा आपको, आरएनए के इस आर्म में थाइमिन क्या कर रहा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं T-Cy-C लूप। ये थाइमिन नहीं है, ये नकली यूरेसिल है, स्यूडो यूरेसिल है। तो क्या टीआरएनए इज आरएनए? यस। क्या इस आरएनए में कभी भी थाइमिन मिलना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि थाइमिन इज अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए, नॉट आरएनए। तो थाइमिन को कहां होना चाहिए? थाइमिन को डीएनए में होना चाहिए, आरएनए में नहीं होना चाहिए। पर यहां पे एक थाइमिन है, तो क्या मैं इसको थाइमिन बोलूंगा? नहीं, इसको हम बोलेंगे स्यूडो यूरेसिल। पक्का नकली यूरेसिल है ये, पक्का ना? ये सब काम चलाने के लिए। तो याद रखिएगा, इस लूप का नाम है T-Cy-C लूप, जहां पे आपको थाइमिन मिलता है। ये लिखा भी है, T लिखा है, साई लिखा है, C लिखा हुआ है। डन। एक और आर्म यहां पे है वेस्टिजियल, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल आर्म। यहां पे एक छोटी सी और आर्म होती है, किसी काम की नहीं है, इसका फंक्शन अब तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं वेरिएबल आर्म। वेरिएबल आर्म, कोई फंक्शन अब तक पता चला इसका? नहीं पता चला है। चलिए, तो ये हमने देखा, एक बार देख लीजिए यहां पे क्या लिखा है। सबसे पहला लिखा है एंटीकोडॉन आर्म, ऑल्सो कॉल्ड एज नोडॉक लूप, दैट हैज बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन। ये कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बनाता है, नीचे वाला ये आर्म। सेकंड, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, ये ऊपर वाला एंड है जो अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करता है। लिखा है टू विच अमाइनो एसिड बाइंड्स। राइबोसोम बाइंडिंग लूप, ऐसा कौन सा लूप है जिसकी मदद से ये टीआरएनए राइबोसोम से बाइंड हो जाएगा? तो आप बोलेंगे वो लास्ट वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला। आपका राइट, मेरा लेफ्ट वाला, उधर वाला आर्म। पक्का। और लास्ट है एंजाइम बाइंडिंग लूप। ऐसा कौन सा लूप है जहां पे एंजाइम मिलने वाला है? तो आप बोलेंगे DHU लूप, और वी कैन से डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप, ये वाला लूप। डन। ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर हो गया। आगे देखिए जल्दी से, यहां पे लिखा हुआ है फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर टीआरएनए कॉल्ड इनिशिएटर टीआरएनए। एक स्पेशल टीआरएनए होता है जो राइबोसोम के पेप्टाइडल साइट पे जाके अटैच होता है। क्या होता है पेप्टाइडल साइट? आगे जाके हम पढ़ेंगे। राइबोसोम में हम 3 साइट पढ़ेंगे। राइबोसोम है, छोटे वाले पार्ट से हमारे ने अटैच हो जाएगा, बड़े वाले पार्ट में 3 एरिया मिलेंगे। एक का नाम होगा एक ई साइट, एक का पी और एक का ए साइट। एक टीआरएनए ऐसा होता है जो डायरेक्टली यहां पे आके चिपक जाता है, उसे बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। बाकी सारे टीआरएनए सीक्वेंस में
ए साइड से एंटर करते हैं, ई साइड से एग्जिट करते हैं। पर एक स्पेशल है, उसका नाम है इनिशिएटर टीआरएनए, जो कि ए से नहीं आता, ई से नहीं जाता, डायरेक्ट आता है पी साइड पर। समझ गए? आगे देखो, देयर आर नो टीआरएनएस फॉर स्टॉप कोडॉन्स। स्टॉप कोडॉन्स याद है, नॉनसेंस कोडॉन्स, यूएए, यूएजी, यूजीए। इन कोडॉन्स के लिए, इन्हें स्टॉप कोडॉन्स बोलते हैं, इनके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं बनते। अगेन वही बात जो मैंने सबसे पहले बोल दी, 2D स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लोवरलीफ मॉडल और 3D स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड एल शेप्ड मॉडल। पक्का? ये आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में याद रखनी चाहिए। किसके स्ट्रक्चर के बारे में? टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। ये स्ट्रक्चर्स, ये हेयर पिन मॉडल्स जो होते हैं, एक और नाम है टीआरएनए के मॉडल का, एक और नाम होता है हेयर पिन मॉडल। टीआरएनए इज आल्सो कॉल्ड एज हेयर पिन लाइक, बालों में लगाने वाली पिन जैसा दिखता है। ठीक है? कैसे दिखता है वो हमें नहीं पता, हेयर पिन हमने कभी लगाई भी नहीं है, तुम लोगों ने लगाई हो तो तुम्हें शायद लग रहा हो। ये हेयर पिन लाइक मॉडल है। अब देखो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बने हुए हैं ये टीआरएनए के स्ट्रक्चर है जो एनसीईआरटी में दिए हैं। तो ये स्ट्रक्चर कभी एग्जाम में आ जाए तो पहचानना आना चाहिए। देखा है, फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर, ये सब बात हो चुकी है। इस स्ट्रक्चर को एक बार देख लो। यहाँ पे ये नीचे जो बना हुआ है रेड कलर का, वो एमआरएनए है, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। नीचे जो बना हुआ है एमआरएनए है, 5' से शुरू होगा, 3' पे एंड होगा। एमआरएनए पे सबसे पहले लिखा है AGU, एक कोडॉन लिखा हुआ है। इस कोडॉन का ऑपोजिट कोडॉन, मतलब इस कोडॉन का ऑपोजिट को बोलते हैं एंटी कोडॉन। वो कहां मिलेगा? वो टीआरएनए पे मिलेगा। तो ए का उल्टा U, G का उल्टा C और U का उल्टा A, ये आपको कहां मिलेगा? दीज आर एंटी कोडॉन्स एंड ये एंटी कोडॉन मिलते हैं किस पे? टीआरएनए पे। नोटिस करो यहां लिखा है UAC। UAC का एग्जैक्ट उल्टा क्या होता है? UAG। अब ये जो UAG लिखा हुआ है ये कोडॉन नहीं है। क्यों नहीं है कोडॉन? अभी तो पीछे कोडॉन कोडॉन बोल रहे थे। ये कोडॉन नहीं है, ये एंटी कोडॉन है। क्यों है ये एंटी कोडॉन? क्योंकि ये टीआरएनए पे मिल रहा है। तो AUG लिखा है टीआरएनए पे, तो इसको हम बोलेंगे क्या? एंटी कोडॉन, क्योंकि टीआरएनए पे जो भी मिलेगा वो एंटी कोडॉन ही होगा। एमआरएनए पे जो मिल रहा है उसे क्या बोलोगे? तो एमआरएनए पे जो भी मिलेगा उसे हम बोलेंगे कोडॉन। फिक्स है, चेंज नहीं होता। यहां पे AUG लिखा होता तो कोडॉन, यहां पे AUG लिखा है तो एंटी कोडॉन। तो कौन कहां लिखा है उस पर डिपेंड करेगा, कोडॉन बोलोगे, एंटी कोडॉन बोलोगे कि कोड बोलोगे। तो इसी के साथ हमारा ये अब तक का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर जो है ना, मुझे एक चीज लग रही है कि ये कोडॉन जो है बहुत ज्यादा टफ वाला पार्ट नहीं होता। कोडॉन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नोट डाउन करके रखना है, अच्छे से याद रखना है। सारे नेचर जो कोडॉन का बताया याद रखना है, अच्छे से याद करके रखेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अगली प्रोसेस जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। तो जेनेटिक कोड अच्छे से सीखिए, याद करने की कोशिश करिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एग्जाम में बहुत आते हैं। याद रखिए जेनेटिक कोड का डिटेल आपसे कोई नहीं पूछता बहुत ज्यादा, पर एक चीज जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है वो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखिए। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ट्रांसलेशन का। इस लेक्चर का और पिछले लेक्चर्स का जो आपका डिटेल्स थे, मतलब कि बोलिए जो नोट्स थे, वो मैंने पोस्ट नहीं किए हैं, तो उनको मैं आज पोस्ट करने वाला हूं इस लेक्चर के बाद। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, चैनल पे जाइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक को क्लिक करिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए इन सारे टॉपिक्स के नोट्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।